कॉलेज में पॉलिटिक्स की है कि नहीं दिल्ली में? निश्चित तौर पे मैं केएमसी में किरोड़ी कॉलेज में मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था। बिहार के लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता था चुनाव लड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त के दोस्त मित्र लोग हैं आज भी टच में? अच्छा, बहुत सम्मानित पदों पे हैं। अभी दिल्ली की जो सीएम बनी वो भी डीयू का चुनाव जीती है, एक पुराना फोटो हमारी बैच की हो। मंत्री पद की भी कीमत है, लोग पैसे देते हैं उस पद पर पहुंचने के लिए, बहुत मेहनत संघर्ष और हर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं। आप वो पद छोड़ कर निकल गए, ऐसा क्यों हो गया? हमको सुलझाने के लिए भेजा गया था, हमने सुलझा दिया, कुर्सी से हट के भी सुलझा दिया। कुर्सी पर रह के नहीं सुलझा सकता था। अगर हम समझौता करते तो हम मंत्री जरूर होते, लेकिन ये समस्याएं उसी तरह से मौजूद रहती। नमस्ते, आप सबका स्वागत है पॉडकास्ट के इस सिलसिले में। एक और पॉडकास्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं जहां हम लोग थोड़ी लंबी बातचीत करते हैं, पॉलिटिकल भी, कैजुअल भी, कुछ सीरियस भी बातें इस एपिसोड में होती हैं। और इस बार एक बार फिर से एक खास मेहमान हमारे साथ है। हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आपकी कहानी जब हम पढ़ रहे थे हमको बहुत रोमांचक लगी, और जब हम रिपोर्टिंग करते थे कुछ महीनों पहले जब आप कृषि मंत्री से इस्तीफा दिए, एक वो बात भी हमको बहुत रोमांचक लगी। और फिर पता चला कि आप डीयू के भी पढ़े हुए हैं। तो हम लोग इस एपिसोड में, इंटरव्यू में राजनीति पे भी बात करेंगे और लाइफ का जो पैरेलल रास्ता चला उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉलेज जो हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप डीयू में पढ़े, किरोड़ीमल में। एक आसान रास्ता नहीं था दिल्ली विश्वविद्यालय तक जाने का। जब हम लोग एक कृषक परिवार में, जिसकी पढ़ाई गांव की जो वर्तमान जो शैक्षणिक व्यवस्था है सरकार की, उस व्यवस्था से हम लोग पढ़ रहे थे, तो गांव से निकल करके रामगढ़ जो नज़दीक का बाजार था वहाँ 10वीं की पढ़ाई, और फिर वहाँ से इलाहाबाद जहाँ हम लोगों ने 12वीं तक की पढ़ाई की। और आसान रास्ता इसलिए मैंने कहा कि उस साल उत्तर प्रदेश में नकल विरोधी एक कानून अभी आया था, और उस अभियान में उस साल उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड की परीक्षा थी 92 में, उसका परिणाम बहुत देर से आया था। और परिणाम भी उत्साहवर्धक नहीं था। उत्तर प्रदेश का मात्र 13% छात्र ही पास हुए थे, जो देश के इतिहास में 87% 87% बच्चे फेल कर गए। इस देश का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद परिणाम भी बहुत देर से आया, अगस्त में आया परिणाम। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो मेरी यात्रा है पढ़ाई, वो बहुत इस मामले में रोमांचकारी है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के यूपी बोर्ड से उस साल अकेला में छात्र गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। बाकी लोगों को वहाँ अवसर नहीं मिला, क्योंकि एक मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी था। अच्छा। और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो उसका एक स्पोर्ट्स कोटा था, उसमें भी मैंने अप्लाई किया था। और उसमें हमने फिजिकल ट्रायल में हमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। तो मेरे पास एकेडमिक बैकग्राउंड के अलावा जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था, इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं अकेला स्टूडेंट था जिसको अवसर मिला यूपी बोर्ड से। बाकी लोगों को अवसर नहीं मिला। कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे थे सर आप तो? उस समय भी, और मैं एथलीट था। अच्छा। और परंपरागत रूप से जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, वो एथलीट का ही इलाका है। यहाँ ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए। आज भी बहुत सारे खेल में उस इलाके के बच्चे कामयाब होते हैं। उसमें अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो। तो लॉन्ग जंप था आपका कोटा? नहीं, मेरा कोटा था ट्रिपल जंप का। ट्रिपल जंप। और ट्रिपल जंप में इसलिए मैंने कहा कि बहुत आसान रास्ता नहीं था। तब उस समय 19 ईयर में ही इवेंट होता था ट्रिपल जंप। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट को 17 साल में जाना होता है पढ़ने। तो मैं 16 साल में ही
राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपना प्रदर्शन वो किया जो 19 साल के जो ग्रुप होता है, एक जूनियर ग्रुप होता है, एक सब जूनियर ग्रुप होता है, एक सीनियर ग्रुप होता है। तो मैं खिलाड़ी था सब जूनियर का, लेकिन हमने जो इवेंट में भाग लिया वो जूनियर ग्रुप में लिया। 3 साल ऊपर वाले एज ग्रुप में हमने गया, क्योंकि वो इवेंट होता ही था उसी ग्रुप में। तो मैं बहुत कम एज में ही हम 3 साल से ऊपर वाले ग्रुप में जाके हमने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया, मेरे मेडल आए। इसलिए ये बहुत रोमांचकारी यात्रा है दिल्ली विश्वविद्यालय का। इस बीच पिताजी का करियर आपके कैसा चल रहा था? पिताजी का करियर जी, राजनीति में आ चुके थे वो? पिताजी तो राजनीति में मेरे पढ़ाई से पहले आ गए थे, या तरह से कहें तो मेरे जन्म से पहले। अच्छा अच्छा। तो विश्वविद्यालय की राजनीति करते थे BHU में 65-66 के समय 2064, 65, 66 के आसपास वो BHU में थे। मेरा तो जन्म ही 74 का है। तो उनके राजनीतिक करियर के बारे में मैं ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। उस दौर में पिताजी के करियर में क्या चल रहा था जब आप कॉलेज में थे? पिताजी कोई करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, वो सेवा क्षेत्र है। नहीं मतलब करियर मेरा कहने का मतलब है कि उस वक्त क्या सामाजिक आंदोलन चल रहे, मतलब उस दौर में क्या हो रहा था? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जब 92 में गया तो मेरे फादर 90s में ही वो मिनिस्टर हो गए थे, और 90 में। अच्छा, 92 में आप कॉलेज? हम तो 92 में कॉलेज कर रहे थे। मेरे फादर तो मिनिस्टर। अच्छा, बिहार सरकार में मंत्री हो चुके। ठीक है। अच्छा, 74-75 वाले आंदोलन में 75 में वो जेल गए थे या नहीं गए? 74 आंदोलन में सक्रिय थे, जेल नहीं गए थे। मेरे घर के और लोग भी जेल गए थे उस समय। अच्छा। मेरे बड़े पिताजी भी जेल गए थे, मेरे चाचा जेल गए थे, बहुत लोग जेल गए थे। लेकिन पिताजी 67 से राजनीति करते हैं। बनारस विश्वविद्यालय के छात्र यूनियन के वो नेता थे। अच्छा। प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़े थे। तो ये 74 आंदोलन से पहले की वो नेता है। 67 से ही शुरू हुआ, जो संविधान सरकार में मिनिस्टर बन गए जब लालू यादव की पहली सरकार बनी है ना। तो आप कॉलेज में पॉलिटिक्स किए कि नहीं दिल्ली में? निश्चित तौर पे मैं KMC में केवल कॉलेज में मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। वाह। तब बिहार के लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता था चुनाव लड़ना। बिल्कुल। आज भी आसान नहीं है। हाँ, जैसा अभी भी आसान नहीं। मैं शुरुआत किया था, उसके बाद तो लड़ने लगे, जीतने लगे। एक हमने उस परंपरा को डाला था वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। बाद में तो विश्वविद्यालय तक के प्रेसिडेंट बिहार के लोग बने, लेकिन उस समय थोड़ा कठिन था, मोनोपोली था स्थानीय लोगों का। और कहीं भी होता है कि बाहर से आए हुए लोगों को वो स्पेस नहीं मिलता है, लेकिन हम लोगों ने उसको संघर्ष के जरिए स्पेस क्रिएट किया भविष्य के पीढ़ियों के लिए, और आज तो बहुत लोग हैं वहाँ। तो तब जब आप राजनीति कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, छात्र राजनीति, स्टूडेंट इंडिपेंडेंट से या कोई पार्टी भी तब थी? देखिए, पार्टी के रूप में हमारा स्टूडेंट विंग वहाँ था नहीं, इसीलिए हम इंडिपेंडेंट ही कर रहे थे। क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित ABP या कांग्रेस के द्वारा स्थापित तेजस्वी, तो चूँकि हम दोनों में उस समय हम लोग नहीं थे और दोनों का ही वर्चस्व था, तो हम लोग इंडिपेंडेंट कर रहे थे, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और वो अपनी पहचान भी कायम की। और तब हमारा छात्र विंग दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति नहीं करता था, जनता दल का। जनता दल था, लेकिन उसकी छात्र विंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति नहीं करता। उस वक्त के दोस्त मित्र लोग हैं आज भी टच में? बहुत लोग हैं। अच्छा। बहुत सम्मानित पदों पे हैं। अच्छा। बहुत सब विधायिका के बहुत सारे सदस्य हैं, लोकसभा में हैं, राज्यसभा में लोग हैं, विधानसभाओं में, दिल्ली विधानसभाओं में लोग हैं, बिहार में भी लोग हैं। तो और बाकी नौकरशाही में बहुत हैं, जुडिशियरी में भी बहुत हैं। सबसे प्रिय दोस्तों में से मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बहुत हैं, वो आज भी संपर्क में हम लोग रहते हैं। अभी दिल्ली की जो CM बनी वो भी DU का चुनाव जीत चुकी हैं। एक पुराना फोटो हमारी बैच की हो। आप ही के बैच की हैं? वाह। उसका भी जन्म 74 का, मेरा भी जन्म 74 का। क्या बात है।
प्रवेश वर्मा थे जो हमारे जूनियर थे वहाँ पे केएमसी में। हाँ। विवेक ठाकुर जी हमारे सीनियर थे वहाँ। अच्छा अच्छा। एडी सिंह वो भी बहुत सीनियर थे। हाँ। सुखदेव भगत जी भी सीनियर थे हमारे वहाँ। हाँ। अनिल झा, संजीव झा, हाँ। ये संजीव तो मेरे से जूनियर थे। अनिल झा के बारे में कंफर्म नहीं है कि मेरे से सीनियर थे कि लेकिन मेरे कॉलेज से हाँ भी बना हुआ है उसमें वो थे। तो बहुत लोग हैं कई देश के कई कोने में कई लोग हैं। उसके बाद क्या हुआ करियर में ग्रेजुएशन के बाद? देखिए हम लोग मूवमेंट वाले लोग थे। हाँ। मूवमेंट वाले लोग का अर्थ हुआ कि जो मुद्दे हैं इस देश के भीतर, हाँ। आर्थिक उदारीकरण के सवाल, कृषि क्षेत्र में WTO के प्रभाव, इन विषयों पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे कि निजीकरण के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष हैं। तो कितने हद तक निजीकरण होने चाहिए, या WTO के जरिए जो कृषि कानूनों को बदलने की जब लड़ाई उस समय से हम लोग लड़ रहे हैं 92 से, जब हम लोग गए थे ग्रेजुएशन करने, उस समय से लड़ रहे हैं। BPC उस समय हमारे प्रधानमंत्री होने के बाद भी विपक्ष के नेता थे उनके साथ। तो छात्र आंदोलन के जरिए भी हम लोगों ने इसको सक्रिय हस्तक्षेप किया। सामाजिक न्याय के भी सवाल थे, वो दौर भी था। आप देखे होंगे कि वो एक भारत में परिवर्तन की बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो कई चुनौतियों के बीच से हम लोग अपने राजनीतिक सफर को हम लोगों ने शुरू किया और उस सफर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वापस बिहार लौटे या दिल्ली में रहे कुछ समय? मैं दिल्ली एक दिन भी नहीं था। मैंने एग्जामिनेशन देने के बाद मुश्किल से 10 दिन रहे होंगे। हाँ। मैंने सब सामान समेटा हाँ। और वापस अपने गांव आया। हाँ। अपने मातृभूमि पर। हाँ। और फिर आना जाना रहा हमेशा, लेकिन अस्थायी निवास मेरा गाँव ही रहा। गाँव ही रहा। आज भी पटना में स्थायी निवास? आप जानते ही हैं कि पटना में खोजने वाले लोग महीनों लगते हैं कि कब मैं आऊँगा, क्योंकि मैं पटना ही नहीं आ पाता। बहुत मुश्किल से महीने में 1 दिन 2 दिन आते हैं। दिल्ली में आवास हो गया, पटना वाला चला गया। आवास संकट नहीं रहा। हम लोग गांधीयन हैं, किसी हाँ। आश्रम में रह जाते हैं। हम लोगों के लिए कोई कठिन नहीं है। हाँ। घर हर जगह तो बनेगा नहीं। हाँ। और राजनीतिक सामाजिक जीवन में तो देश के विभिन्न कोनों में लगातार हम लोग की यात्राएं होती हैं। तो जो वहाँ के स्थानीय लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उपलब्ध कराए जाते हैं साधन, और महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित, JP के द्वारा स्थापित, आचार्य कृपलानी के द्वारा स्थापित देश में सैकड़ों संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जहां हम लोग अपना रात गुजार लेते हैं। और चूँकि उन्हीं के बीच काम ही करना होता है तो उनके बीच में रहते भी हैं, उन्हीं के साथ रह भी लेते हैं। अभी जब पार्टियां टिकटों के लिए पैसे लेती है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के लोगों के लिए मुश्किल है आना राजनीति में। आप एक एनालिसिस करेंगे, जहाँ तक हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो कार्यकर्ता से बिना पैसा लिए हुए टिकट दिया, नहीं तो सारी पार्टियां सबसे नहीं कुछ से पैसा तो लेती ही हैं, भले उसको पार्टी का खर्चा बता करके जस्टिफाई कर दिया जाए। कुछ लोग पार्टियों को चंदा आज से नहीं दे रहे हैं, उस समय भी देते थे। 1947 में, 1932 में, 1917 में पार्टियां चलाने वाले जो लोग थे वो काबिल लोग थे, बैरिस्टर थे। CR दास कांग्रेस के बड़े लीडर थे और इस देश के सबसे बड़े वकील थे। जिनकी एक दिन की फीस होती थी 16-16 हज़ार रुपये। कल्पना करिए 2010 के आसपास, 2010 में 1910, 125 साल पहले CR दास की फी होती थी 16,000 रुपये पर डे। और कांग्रेस पूरी पार्टी का खर्चा 16,000 रुपये महीने का नहीं था। तो CR दास कांग्रेस के बड़े नेता थे। वो एक दिन की फीस कांग्रेस को दे देते थे, पूरे महीना भर कांग्रेस चलती थी। तो ये जो समाज के जो धनी लोग हैं, समाज के,
लोग वह पार्टियों को, राजनीतिक दलों को मदद करते हैं। उसके प्रतिफल में वो कोई लोग इच्छा रखते हैं कि उसके प्रतिफल में मेले भी बन जाए, किसी को प्रतिफल में लगता है कि हमारा बिजनेस व्यवसाय ठीक हो जाए। लेकिन बहुत ऐसे लोग दानवीर हैं इस देश के भीतर जो लोकतंत्र जिंदा रहे, तानाशाह की व्यवस्था कायम न हो, स्वतंत्र रूप से विचार और राय रख सके इस देश में, इसलिए लोकतंत्र जिंदा रहे, उसके लिए लोगों ने मदद समय समय पर करते थे। आप याद करिए कि मीडिया के टाइकून रामनाथ गोयनका, आरपी गोयनका, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस के मालिक एक बड़े बिजनेसमैन थे और सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ 74 आंदोलन में एक दीवार की तरह सत्ता के खिलाफ खड़ा हो गए थे और अकेले अपने अखबार के बदौलत इस देश में लोकशाही को जिंदा रखने का काम किया। उनकी भी प्रताड़ना हुई थी, फिर भी वो पीछे नहीं हटे, जेल भी जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। एक्शन हुआ उस वक्त, उस समय जो भी जांच एजेंसियां थी उनके बिजनेस हाउसेस पे रेड किया, फिर भी वो डटे रहे। आज देश आरपी गोयनका का बिजनेस भी जिंदा है, देश में लोकतंत्र भी जिंदा है, उनके परिजन भी जिंदा है। वो कल भी था, वो आज भी है। एक बात लेकिन थोड़ा हमको जो बदला हुआ नजर आता है कि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो पैसों के एवज में कार्यकर्ता को कुचल करके टिकट दे देती हैं, बेच देती हैं। करोड़ों रुपए में लोकसभा के सीटों का सौदा होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र 75 साल का है हमारे भारत के भीतर। कोई इंग्लैंड और अमेरिका जैसा पुराना लोकतंत्र नहीं है। वर्तमान स्वरूप की बात कर रहे हैं। गणतंत्र तो हमारे पास 2500 साल पहले वैशाली, लेकिन चुनावी पद्धति इस तरीके की जो नई जो आधुनिक लोकतंत्र है 75 साल, इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं और हम लोगों ने कई कमियों को पार भी पाया है। आप जब देखते हैं 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं तो 1945 से 1955 के बीच में दुनिया में सैकड़ों देश आज़ाद होते हैं, ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में मुक्त होते हैं, कोई फ्रेंच कॉलोनी के रूप में मुक्त होता है, जो यूरोप की कॉलोनियाँ थी, इवन अमेरिका भी एक कॉलोनी था ही इंग्लैंड का। उस दौर में सैकड़ों देशों में से आप देखें तो लोकतंत्र ज़्यादातर देशों में सफल नहीं हुआ। वो धनी राष्ट्र के रूप में चीन को भी आप देख सकते हैं, जापान को भी देख सकते हैं, फेल्ड स्टेट के रूप में आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी देख सकते हैं, कोरिया को भी देख सकते हैं। लेकिन भारत का लोकतंत्र 75 सालों में जिंदा रहा। कमी और खामियों की जिसकी चर्चा कर रहे हैं तो दुनिया भर में समस्याएं थी, लेकिन आज भी भारत का लोकतंत्र मजबूती से सिर उठा के खड़ा है, यहाँ तक कि अमेरिका से बेहतर। एलन मस्क, ट्विटर के मालिक, टेस्ला के मालिक, एक ट्विटर को 45 बिलियन डॉलर में इसलिए खरीदते हैं, घाटे वाली कंपनी को, कि उन्होंने अमेरिका के भीतर चुनावी प्रणाली में हस्तक्षेप चाहते थे और हस्तक्षेप के जरिए उन्होंने ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने में कामयाब हो जाते हैं और उनके कैबिनेट के सबसे प्रोमिनेंट कैबिनेट मिनिस्टर एलन मस्क, जिनके ओवल ऑफिस चेंबर में उनके बच्चे वहाँ खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, वीडियो हमने भी देखा, बहुत सभी देश दुनिया के लोगों ने देखा। तो क्या अमेरिका का लोकतंत्र फेल कर गया? ऐसा नहीं मैं मानता। जो दुनिया में लोकशाही है उसके सभी जो हिस्से हैं समाज की, स्टेक होल्डर, मीडिया हो, बिजनेस हाउसेज हों, इंटेलेक्चुअल हों, सिविल सोसाइटी हो और किसान हो, नौजवान हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका है और अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये वर्ग थोड़ा मजबूत हो गया, फिर एक थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है वर्ग, तो लोकतंत्र 5-10 सालों में उसको अपने चुनावी मॉडल के जरिए वो उसको ठीक कर देता है। मंत्री पद की बात पर आते हैं। वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि क्या अंदर खाने सब कुछ हुआ था। मंत्री पद की भी कीमत है, लोग पैसे देते हैं उस पद पर पहुंचने के लिए, बहुत मेहनत, संघर्ष और हर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं। आप वो पद छोड़ कर निकल गए, ऐसा क्यों हो गया?
देखिए, राजनीति के मूल में नई पीढ़ी के लोगों के लिए भी और पुरानी पीढ़ी के आदर्शों को हम देखें तो ये सेवा क्षेत्र है, ये भोग का विषय नहीं है कुर्सी। अगर सही निर्णय लेने में कहीं बाधा हो और हम काम काज हमारे प्रभावित हो रहे हों और इससे जनमानस पे एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो एक राजनेता के तौर पे कुर्सी छोड़ना या लोगों की भलाई छोड़ना, दो अगर विषय तय करना, तो ये हमारे लिए, हमारे जो पूर्वजों ने जो आदर्श स्थापित किया है उसमें कुर्सी छोड़ना ही चाहिए। लोगों के हित सर्वोपरि है, उसके हित पे समझौता नहीं होना चाहिए। जिन सवाल को लेकर के मैंने सरकार से मेरी मतभिन्नता हुई नीतीश कुमार से, मंडी कानून और भूमि अधिग्रहण को लेकर के, आखिर आप 2 साल बाद देखें तो भूमि अधिग्रहण पे भी सरकार ने स्वीकार किया कि हम किसानों को जमीन का दाम कम देते हैं, इसीलिए पुराने जो साल से, जो 2013 से हर साल 10% जमीन का दाम सर्किल रेट बढ़ा करके हम अधिग्रहण करेंगे। तो हम सही थे, सरकार उस समय गलत थी। हमने कहा था कि मंडी कानून के अभाव में बिहार के किसानों की माली हालत खराब है, डिस्ट्रेस सेल हो रहा है, 25% एमएसपी से कम पैसे मिल रहे हैं, तो सरकार कही कि नहीं, मंडी कानून हम लागू नहीं करेंगे। इस साल के बजट में सबसे मुख्य विषय है कि मंडी कानून, मंडियों को पुनर्जीवित करेंगे बिहार में, इसके लिए इतना हम निवेश करेंगे। तो कौन सही था? हम जिन सवालों को लेकर थे, सवाल सुलझ गए, और हमारे कोई भी सत्ता इसी के लिए होता है, हम नहीं हैं तो भी सुलझा, हमको सुलझाने के लिए भेजा गया था, हमने सुलझा दिया, कुर्सी से हट के भी सुलझा दिया। कुर्सी पर रह के नहीं सुलझा सकता था। अगर हम समझौता करते तो हम मंत्री जरूर होते, लेकिन ये समस्याएं उसी तरह से मौजूद रहती। करप्शन की आपने बात कही थी, तो सिर्फ कृषि मंत्रालय ही नहीं, पैरेलली करप्शन बिहार को खा रहा है और अधिकारियों का अब गुंडा राज जो है यहाँ चल रहा है। आप भी जब रूबरू होते होंगे समाज में, तो आपको भी यह बातें पता चलती होंगी। आप जब मंत्री पद पर थे तो क्या देख रहे थे? आपने कहा था कि सब चोर बैठे हुए हैं। देखिए, हम देखते जो वही देखते हैं जो हो रहा है, और हमारे देखने का जो मैकेनिज्म है वो आम आदमी है, और हम लोग दिन भर में जो सैकड़ों हजारों लोग से हमारी मुलाकात होती है, और जो लगातार बातें जो आती हैं, समस्याएं ग्रामीण स्तर पे हो या पटना के या दिल्ली के स्तर पे, वही हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे बोली और वचन में। तो करप्शन को लेकर के अगर कोई कहे कि बिहार में चाहे देश स्तर पे नहीं है, तो आप शुतुरमुर्ग हैं। फिर आप बालू में अपना मुंह ढकना चाहते हैं, इससे बात समस्या का समाधान नहीं है। करप्शन खत्म कैसे हो, इसका रास्ता ढूंढना है, मिनिमाइज हो, इसका रास्ता ढूंढना होगा। बहुत लोगों के तर्क हैं कि खत्म नहीं होंगे, तो क्या खत्म नहीं होंगे? इसीलिए करप्शन को बढ़ने दिया है, तो फिर ये पुलिस प्रशासन जांच एजेंसियों की जरूरत क्या है? तब तो इसका तनख्वाह तो कम से कम बच जाएगा हटा देने से। एक कन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, चंद लोग अवैध तरीके से धन अर्जित करने का प्रयास करते ही करते, लेकिन 99% सोसाइटी में लोग ईमानदार होते हैं, जो रोज का जीवन यापन करते हैं सख्त मेहनत कर करके। तो उनके भी हितों की रक्षा करना जो राजनीतिक जीवन में उनका मूल काम है। अगर हम सर्वानुमति न भी हो तो बहुमत तो ही चाहता है कि न्यायपूर्वक व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार न हो। 1% चाहते हैं, होंगे, ये नहीं कहते कि ऐसे लोग नहीं हैं। तो कभी कभी लगता है कि जो 1% लोग हैं उनका ज़्यादा चल रहा है, 99 का नहीं चल रहा है। अगर ऐसा कभी होता है तो नेतृत्व का दोष है, जो ऊपर बैठे लोग तो हटाए जाते हैं, लोकतंत्र में चुनाव हराए जाते हैं। अभी जैसे जो घूस की बात है, या कोई भी टेंडर अगर पास होता है तो उसमें सबका हिस्सा बढ़ता है, फिक्स होता है, जो नतीजतन गरीब जनता के ऊपर महंगाई के रूप में पड़ जाता है। इन सब को रोकने के लिए
क्या किया जाए, नेतृत्व क्या करे कि आने वाला समय थोड़ा तो ये हो, क्योंकि जो 1% पावरफुल लोग हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं, वो किसी ऐसे आवाज को बुलंद नहीं होने दे रहे हैं जो इन सब चीजों के खिलाफ खड़ा हो सके। देखिए, समाज के भीतर भी जड़ता है और यथास्थिति के संपोषक भी लोग हैं। एक बड़ी आबादी सुविधा से बाहर नहीं निकलना चाहती, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती। यह आंदोलन के जरिए ही बड़े परिवर्तन हुए हैं। जब 3 कृषि कानून बनाए जा रहे थे, वो भी एक भ्रष्टाचार का नमूना था इस देश में, कि चंद जो धन्नासेठ थे इसमें चाहते थे कि कृषि क्षेत्र को निजी क्षेत्र घोषित करा करके पैसे का हम दोहन करें। वो भी एक भ्रष्टाचार था। लोगों ने लड़ा इस देश में, किसानों ने सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री को 13 महीना तक आंदोलन के जरिए घुटने पर रह दिया। 74 का आंदोलन भी देखा देश में, जेपी के नेतृत्व में बिहार से उठा हुआ जन सैलाब पूरे देश के राजनीति पर छा गए। वक्त आएगा इसके खिलाफ लोग खड़ा होंगे कि लोकशाही चंद लोगों को अमीर बनाने का एक उपक्रम नहीं है, बल्कि हजारों लाखों लोगों के भविष्य को ठीक करने का उपक्रम है। समानता केवल राजनीतिक ही नहीं, समानता केवल आर्थिक ही नहीं, समानता केवल सामाजिक समानता ही नहीं, यह सभी समानताओं की लड़ाई है। केवल हम आर्थिक रूप से समान हो जाए, राजनीतिक रूप से समान हो जाए और सामाजिक रूप से असामान्य है, यह भी नहीं चलेगा। इसीलिए मजबूत लोकतंत्र के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की तरफ बढ़े हैं। 75 सालों में हम आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं गए हैं। केवल आर्थिक मामलों में जहाँ चंद लोग ज़्यादा अमीर हो गए हैं और आम आदमी जो नीचे लोग हैं आमदनी के सवाल पे बहुत नीचे हुए हैं, जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जहाँ लगभग 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय वाले, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 20 रुपये की आय वाले करीब बिहार में 35% आबादी है और 60 रुपये आमदनी वाले प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70% आबादी है। लेकिन इस राज्य में भी बहुत अमीर भी लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत, तो यह इसके लिए एक व्यापक संघर्ष के जरिए हल करना होगा। एक एग्जाम्पल आपने कृपलानी साहब वाला दिया और दूसरा है कि कुछ बड़े धन्ना सेठों के लिए जो आज बहुत ज़्यादा फेवरिज्म किया जा रहा है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या होना चाहिए? देखिए, कानून के सामने सभी बराबर हैं, यह व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कानून जो बन रहे हैं लोकसभा के जरिए, विधान, वो असमानता पैदा कर रहा है। इसीलिए आंदोलन के जरिए ठीक होगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए कठिन संघर्ष करना होगा। आप एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हमने जो सामाजिक आज़ादी हासिल जो किया है लंबे संघर्ष से लोकतांत्रिक प्रणाली के जरिए, अब आर्थिक आज़ादी भी हासिल करने के लिए एक संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। आप इसको दूसरी, हम मानते हैं कि दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई, फ्रीडम स्ट्रगल जैसा लड़ना होगा। एक वचनबद्धता पैदा करना होगा देश में कि अमीर और गरीब के बीच में कितना फासला होना चाहिए। सभी बराबर नहीं हो सकते, यह सत्य बात है, लेकिन अभी 2 लाख 3 लाख गुना फर्क है। यह फर्क लोकशाही को कमजोर करेगा, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। यह अंतर 20 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी, एक चपरासी जो न्यूनतम वेतन लेता है और एक राष्ट्रपति के वेतन में 20 गुना से ज़्यादा का अंतर है। राष्ट्रपति के भी वेतन तक एक सीमा है भारत के भीतर, 3 लाख 4 लाख जो भी मिलता होगा। लेकिन निजी क्षेत्रों में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए, और आप देखते होंगे अखबारों में छपता है कि रिलायंस के मालिक को इस साल 37 करोड़ रुपये तनख्वाह मिला। जो उनका पूंजी था उसका अलग, शेयर का प्रॉफिट मिला, सैलरी के रूप में उन्होंने ले लिया। कोई कंपनी का मालिक सैलरी के रूप में 100 करोड़ रुपया ले लिया। इसको रोकना होगा। आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपका जो पैसा, उसका तो प्रॉफिट आपको मिल ही रहा है, लेकिन
आप मालिक के रूप में अगर 100 करोड़ रुपये निकाल लिए कंपनी से, तो ये जो मुनाफा जो जाएगा शेयर होल्डर को, जो 1% आधा % लगाए हैं लोग, तो उनका मुनाफा उनका घट जाएगा। तो इस तरह के मैकेनिज्म को ठीक करना है। कृषि जैसे हरियाणा और पंजाब में है और भी स्टेट्स में बहुत अच्छा एक काम माना जाता है या बहुत अर्निंग वहाँ से आ जाती है। बिहार के किसानों को हम लोग देखते हैं कि बहुत न्यूनतम और बुरे हाल में ही समय उनका गुजरता है, गुजर बसर होता है। आप लोग किसानों के लिए करते रहे, लड़ते रहे हैं। क्या बिहार के किसान को कहना चाहेंगे कि और कैसे बिहार का जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप करे? बिहार के कृषि क्षेत्र में गुणात्मक और संस्थागत बदलाव के लिए व्यापक सुधार की संभावना है। इसके लिए उत्पादन से लेकर बीज से लेकर के बाजार तक की पूरी व्यवस्था को, खामियों को अध्ययन कर करके इसको समाधान करना होगा। खामियां क्या क्या है ये लगभग बिहार के किसानों को मालूम है और नीति निर्माण करने वाले को भी मालूम है, लेकिन इस दुष्चक्र से हम निकले कैसे उसके बारे में एक राय नहीं है। जो ताकतवर लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो एक दूसरी राय रखते हैं। जो कमजोर हैं, जो किसान हैं, जो उत्पादन करते हैं, वो दूसरी राय रखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के बीच में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अभी मतिभ्रम की स्थिति में है। इसीलिए जो संयुक्त किसान मोर्चा देश ने जो निर्णय लिया कि इसका वास्तविक समाधान क्या है, तो वास्तविक समाधान के रूप में हम लोगों का मानना है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाए इस देश के भीतर, कि सभी फसलों के मूल्य का आकलन करें, कितने खर्चे आए और उस खर्चे का 1.5 गुना किसान को पैसा का मूल्य निर्धारण हो और उसकी एक लीगल गारंटी हो, देश में कानून बने। उससे नीचे बिकेगा तो दंडित होगा। दंड के पनिशमेंट के रूप में कारोबारी को पनिशमेंट मिलेगा। सरकार को लगता है कि नहीं नीचे बिकना चाहिए, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी अपने खजाने से किसान को। अगर हमारा चावल 3,000 रुपये का बिकना चाहिए, तो 3,000 से नीचे अगर खरीद बेच होगा तो उसको दंडित किया जाएगा कारोबारी को। फिर भी एक समाज के भीतर या सरकार के लोगों को लगता है कि नहीं इसको 2,000 बिकना चाहिए, कोई बात नहीं, तो 1,000 रुपये सरकार कंपनसेट करे किसान को। देश में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, कारखानिया माल, उसका दाम फिक्स कंपनियां तय करेंगी। उसके लिए कोई स्वतंत्र निकाय नहीं, मन मर्जी तय कर रहे हैं और वो MRP पर बेचते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP से जब ऊपर उतर जाते हैं तो 1 लीटर जो पानी है किनले का या कोई भी बिस्लेरी का, उसका दाम जो भी 18 रुपये 20 रुपये जो तय किया लोगों ने, वो MRP है। लेकिन जिन्हीं वो ताज होटल में उस बिस्लेरी को पीते हैं तो 200 रुपये का हो जाता है। वही जब चौराहे पर बिस्लेरी सेम कंपनी का सेम पुलिस पीते हैं तो 20 रुपया, और बहुत होगा तो फ्रिज में रखा होगा, ठंडा कर दिया होगा तो 1-2 रुपया कहेगा कि हमको एक्स्ट्रा 22 रुपया हम देंगे। तो इस देश में महंगा चीज़ बिकने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, यूजर कर रहे हैं। लेकिन जब खाद्यान्न के दाम बढ़ने लगते हैं इतना हंगामा होता है, और हंगामा टीवी होता है। कभी भी वो लोग हैं जो हंगामा करने वो सड़क पर नहीं जाते, वो टीवी चैनल उनके कब्जे में, अखबार उनके कब्जे में, इतना माहौल खराब करते हैं। जैसे लगता है कि किसान के यहाँ जो पैसा जो गया वो कोई विदेशियों के पास चला गया, पैसा चीन के पास चला गया, इस तरह का हल्ला करते हैं। एक राफेल 1700 करोड़ रुपए में इस देश में खरीदी जाती है, जिसका पैसा फ्रांस गया, इस पर कम हंगामा हुआ देश में हुआ। लेकिन भारत में टमाटर अगर 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो बिक गए, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो हमेशा 1 रुपया 2 रुपया बिकता है। अभी तो 1.5 रुपया 1 रुपया बिक रहा है, कोई चर्चा नहीं है देश में। किसान का सड़ रहा है,
फसल कोई चिंता नहीं है। एक कभी बिक गया तो इतना हंगामा बरपता है कि भगवान त्राहिमाम हो जाता है इस देश में। तो ये इसके लिए बुनियादी सवाल है कि एक एमएसपी का एक इंडिपेंडेंट बॉडी डिसाइड कर दे रेट, और दूसरा है कि लीगल गारंटी कानून पास कर दे। इतने से इस देश की किसानों की समस्या हल हो जाए। जिंदगी की कहानी पर आते हैं एक बार फिर। साल अब 95 का पार हो रहा होगा। 95 से 2000 और 2005 के बीच में आप कहाँ थे, क्या हो रहा था सब? 2095 से 2005 क्यों? जैसी जिंदगी 1995 में थी वैसी जिंदगी तो 2000 तक कह सकते हैं मेरे जीवन में था। अच्छा। ये तो जो आप पद जिसको देख रहे हैं तो 2000 में हमने एमएलए बने, 2022 में मंत्री बने, 2024 में हम सांसद बन रहे हैं। ये अगर आप जीवन को परिवर्तन को मानते हैं तो फिर 2000 से परिवर्तन। हाँ, तो 95 से 2000 95 से 2000 तक हम वही काम कर रहे थे जो अभी मैं कर रहा हूँ। एडवोकेसी, आम लोगों के जीवन में बदलाव के लिए एडवोकेसी, मतलब विभिन्न मंचों के जरिए हम सरकार में बैठे हुए लोगों तक बात को पहुंचा रहे थे कि समस्याएं गहरी हैं, इसको आप समाधान करें। अब हम उस समस्याओं को सुलझाने वाले लोगों में सब शामिल हैं। आज के दिन पिछले 4 सालों से इतना ही जीवन में अंतर आया है। और 2000 में फिर कहाँ से चुनाव लड़े? सन 2000 में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। हम 2005 में भी कोई चुनाव नहीं लड़ा। हम चुनाव 2010 में लड़े थे रामगढ़ से। तो 10 पे आएंगे, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। तो फिर जैसे 95 से 2000 बीता वैसे ही 2000 से 2005 और 5 से 10 कुछ इसी तरह समाज के बीच में और ऐसे ही जीवन बीते। कि ये रास्ता हमने चुना है जिसको आप आसान रास्ता कर सकते हैं, कठिन रास्ता कर सकते हैं, उसके देखने के तरीके अलग होंगे। लेकिन जिस जीवन को हमने चुना खुशी खुशी चुना, और जो हम अभी हैं इसके लिए हमने नहीं चुना। चुनाव लड़ना यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये तो लड़ना चाहिए लोगों, सबको मैं प्रोत्साहित करता हूँ। लेकिन क्या जीवन चुनाव नहीं जीते इसीलिए जीवन नहीं है, ये नहीं मैं मानता। मैंने इसीलिए महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण का मैंने उदाहरण दिया। नहीं, आप तो तब भी एज अ कृषि मंत्री चुप रह जाते तो पद बच जाता, अगर आपका वो प्रेफरेंस होता। तो वो नहीं था, इसीलिए आपके विचार अलग हैं और हम लोग इतना डीपली इस बात को डिस्कस कर रहे हैं हर एक नज़रिए से, पहलू से। तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ सफर 2005 के बाद से शुरू हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के साथ सफर तो शुरू से जनता दल के समय से है। हाँ। जब से होश हम लोगों का है वोट देने का, तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही सफर रहा है। बीच में 7 साल में भाजपा में था, 2010 से 2017 तक। और एक बार मैंने चुनाव भी 2010 का भाजपा से ही लड़ा था, जिसमें हम लोग चुनाव हार गए थे। और पूरी हार की पटकथा पटना से लिखी गई। आदरणीय नीतीश कुमार जी उस समय, उस पे पहले आएंगे सर। उससे पहले हम लोग ये तो ठीक है, उस बात को शुरू ऐसे करते हैं कि जब आप एक राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर थे, मजबूत सिपाही थे, तो 2010 में आपका टिकट क्यों डिनाई कर दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा? ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा टिकट कभी नहीं डिनाई किया। हाँ, ये बात आप सही तरीके से इसको समझें। हाँ, और जानकारी में कि राष्ट्रीय जनता दल ने कभी टिकट डिनाई नहीं किया। जो उस समय की जो राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति थी और जो देश में चलने वाली सरकारों के भीतर उठा पटक था, और कई स्तरों पे जो आज अडानी अंबानी जैसे ताकतवर लोग लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, उस समय भी वो परिस्थितियाँ पैदा हुई थी। और 2010 के आसपास आप देखेंगे व्यापक आंदोलन भी था देश में, कई तरह के चीज़ें हुई थी। आर्थिक आधार करप्शन की कई चार्जेज आए थे सरकारों पर। उसके खिलाफ जब मुहिम हम लड़ रहे थे तो हम लोग सत्ता में रह करके आप
लड़ाई उतना मजबूती से नहीं लड़ सकते थे, नहीं लड़ सकते। आप देखें भी, जैसे मैं मंत्री था, मैं लड़ा भी तो इस्तीफा देना पड़ा। एक परंपरा सी बनती जा रही है इस देश में कि जो सरकार में रहेगा वो मौन रहेगा। वो सत्य बोलने के लिए नहीं बना है, वो मौन साधने के लिए बना है। सत्ता पक्ष का जो स्वरूप है इस देश के लिए, और विपक्ष संघर्ष करेगा, एक परंपरा बनी है। तो हम लोग जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी देश की राजनीति में, और खास्ता हाल में भी थी वाजपेयी जी के बाद। फिर भी हम लोगों को लगा कि हम लोग इस पार्टी को खड़ा कर देंगे, और खड़ा करके एक बड़ी लड़ाई को खड़ा कर देंगे। लेकिन हम लोगों की आशानुकूल नहीं रहा वहाँ पे वही ताकतें जो पिछली सरकारों को नियंत्रित कर रहे थे पीछे से, उन लोगों ने वो सभी ताकतें छोला बदल करके भाजपा को नियंत्रित कर दिया। इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। 2010 यूपीए 2 की सरकार, आपने विपक्ष में जाना पसंद किया, राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के बाहर भाजपा में आ गए। सत्ता के साथ नहीं जाना पसंद किया, हाँ। विपक्ष के साथ जाना पसंद किया। और 2010 में सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह आमने सामने हो गए। स्वाभाविक है, दोनों दो दल में थे तो आमना सामना होना ही था। लेकिन उस आमना सामना में जो दोषी ठहराया जाता है कि जगदानंद सिंह ने चुनाव हरवा दिया, हाँ। वो एक सत्य का एक पहलू है। बिल्कुल सत्य का एक पहलू है। जिस तरह आप मोरल वैल्यू, अपने मोरल वैल्यू के कारण भाजपा में आए, वो अपने मोरल वैल्यू के कारण राजद के में आपके खिलाफ खिलाफ उसके लिए उनको काम करना चाहिए था, उन्होंने किया भी। और इस बात को लेकर आपके मन में हमको नहीं लगता कि कोई नहीं, कभी भी इस बात को लेकर कुंठा भी नहीं रहता, ईर्ष्या भी नहीं रहता कि पिताजी के चलते में चुनाव आ गया। एक उससे हमको एक वैचारिक आधार पर ताकत मिलता है कि जहाँ भी रहना चाहिए न्याय के साथ और मुद्दों पे अडिग रहना चाहिए। ये ताकत जो मुझे हासिल हुआ 2010 में, हाँ। जिसका मैंने 2022 में प्रदर्शन किया, मैंने समझौते नहीं किए, हम मुद्दे के साथ रहना पसंद किए, पद के साथ नहीं। लेकिन उस समय भी नीतीश कुमार ही ने धोखा दिया 2010 में। 10 में क्या हुआ था? अब इस प्रकरण पर आते हैं कि आपको टिकट मिलता है भाजपा से, चुनाव मैदान में आप उतरते हैं, और फिर क्या कौन सी शक्तियां थी और जो सब आप कह रहे हैं? जो शक्तियां 22 में जिनके खिलाफ होने लगा, तो लोगों को लगता है कि कोई एक नई घटना थी, हाँ। अचानक घटना थी, स्पॉन्टेनियस था, क्योंकि इतिहास सबको नहीं जानकारी होती, और तब हम छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, इसीलिए हमारी बात कौन सुनता। 10 में नीतीश कुमार एनडीए के नेता थे और सबसे लोकप्रिय चेहरा थे उस जमाने के, और सबसे बढ़िया प्रदर्शन एनडीए का 2010 में हुआ। उन्होंने हमारे खिलाफ एक निर्दलीय को चुनाव लड़वाया अपनी पार्टी से, जदयू की तरफ से, और देखा कि लोग की जीत जाएंगे हम चुनाव इसके बाद, तो नीतीश कुमार मेरे प्रचार में जाने से मना कर दिया। एनडीए का चुनाव में जाने से मना कर देना एक आघात तो था ही, सदमा था ही, एक नए आदमी के लिए, चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में हो, जो परिवार का साथ छोड़ा, एक सदमा था। लेकिन नीतीश कुमार उससे एक कदम और आगे गए, और उन्होंने मीडिया में तक, उस समय के दैनिक जागरण अखबार में उन्होंने बयान दिया मेरे खिलाफ। क्या कहा? कि मैं सुधाकर सिंह के समर्थन में नहीं हूँ। अपने ही गठबंधन में, अपने ही सहयोगी दल के शीर्ष नेता के द्वारा, घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के द्वारा कहा जाना कि मैं नहीं हूँ, और वोट का बिखराव हो गया, और निर्दलीय जो उनकी पार्टी का लड़ा था वो ज़्यादा वोट पाया नहीं। तो कठिन दौर था चुनावी राजनीति के लिए, लेकिन सामाजिक जीवन के में कोई कठिनाई नहीं, चुनाव लड़े जाएंगे। भाजपा तब इस स्थिति में नहीं थी कि नीतीश कुमार साहब राष्ट्रीय जनता पार्टी, भाजपा तो आज भी नहीं स्थिति में है ऐतराज जताने की। जो परिस्थिति है, भाजपा का लीडर लेस पार्टी है बिहार में, इसके पास लीडर नहीं, तो आज भी ऐतराज नहीं जता सकती नीतीश कुमार। फिर क्या चला? फिर 5 साल आप लगे रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, 14 तक कांग्रेस के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़े। स्वाभाविक है कि जिस मुहिम के लिए गए थे उस मुहिम में हम कामयाब नहीं हुए 2014 में। सत्ता को हम लोगों ने बेदखल कर दिया।
बेदखल सत्ता से वैचारिक आधार से ज़्यादा भ्रष्टाचार का, और देश था, भाई कोई अकेला आदमी तो था नहीं उसमें, उस लड़ाई में, और व्यापक संघर्ष हुआ था इस देश के लिए, जनसंघर्ष हुआ। लेकिन 2014 की सत्ता पलट के बाद वही ताकत जो 2004 से 14 के बीच में वो अपना चोला बदल लेते हैं। आप देखते होंगे उसमें से 150 लोग आज सांसद हैं, जो यूपीए के समय, कांग्रेस के समय सांसद थे, वो आज बीजेपी के 7 लोग सांसद हैं। 150 बड़ी संख्या है, करीब करीब देखें तो आधी संख्या हो जाती है। और उसमें से बहुत सारे जो करप्शन में शामिल थे, तो भाजपा के जो वॉशिंग मशीन में साफ होकर के आज वो सफ़ेद धुले धुलाए दिख रहे हैं। ये हुआ है। आप बहुतों को ऐसा उदाहरण के तौर पर मनमोहन सिंह को आप एक इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए क्रेडिट भी देते हैं, जिनके सरकार में करप्शन के खिलाफ आप अपनी पार्टी भी छोड़ते हैं। देखिए, देश बड़ा है और जिन सवालों से देश मजबूत हुआ है उसको हम स्वीकार करते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में नहीं, अभी आप देखे होंगे कि 26-27 साल में जो देश का इतिहास है, जिन लोगों ने भी शासन किया इस देश के ऊपर, किसी भी धर्म के, किसी जाति के, उन्होंने भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। योगदान का स्केल होता है कि लोगों की उम्मीद 100% है, तो कोई 20% किया, कोई 30% किया, कोई 50% किया, 100% कोई नहीं। मनमोहन सिंह इस देश के उम्मीद से बेहतर काम किया, लेकिन कोई व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता, अकेला मालिक। लोकतंत्र ये कोई राजतंत्र नहीं है कि अकेला व्यक्ति सब कुछ देखता है। तो उनके नीचे या उनके साथ में कुछ अयोग्य लोग थे, कुछ भ्रष्ट लोग थे, कुछ काल्पनिक भी बातें थी, कुछ वास्तविक भी बातें थी। पुराने राजाओं पर डिबेट हो रहा है, औरंगजेब और उसके काम, और कोई प्रो कोई खिलाफ, और इतना स्तर गंदा होता जा रहा है। खैर, हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि आप न्यूज़ कहाँ पर सब देखना पसंद करते हैं? टीवी देखते हैं, यूट्यूब या अखबार, क्या क्या देखते हैं? सच है कि मैं अखबार नहीं पढ़ता, टीवी चैनल नहीं देखता, खबरें बहुत ही सीमित मात्रा में। हमारे जो साथ काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं टीवी चैनल नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, तो वो खबरों को व्हाट्सएप के जरिए हमको स्कैन करके भेज देते हैं। स्कैनिंग का मतलब कि गैर जरूरी चीज़ों को नहीं भेजते हैं। फोटो खींच के इम्पोर्टेंट चीज़ को फोटो भेज सकते हैं इम्पॉर्टेंट, या वीडियो को कट करके थोड़ा भेज देते हैं, क्लिप भेज देते हैं, या कंटेस्ट लिख के भेज देते हैं। अच्छा, कंटेंट के रूप में, शॉर्ट में, समरी शॉर्ट में। तो फिर उसको समरी के रूप में अगर हमको लगता है कि चूँकि कुछ डिटेल देखना होगा, तो फिर उसको हम डिटेल देखते हैं। हम अपने को इंगेज नहीं रखते, क्योंकि ये अभी इंफॉर्मेशन का वो जो एरा है, ये ब्लास्ट है, जहाँ लाखों खबरें तैर रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए या ऐसे। तो ये एक पॉलिसी मेकर के तौर पे अगर हम इंगेज हो जाएंगे उसमें, तो हम कोई काम नहीं करते। तो सीमित मात्रा में इंफॉर्मेशंस को स्कैन करने वाली जो टीम है, जो एकदम ही हॉलिस्टिक है, वो कोई पेड लोग नहीं है, वो एक कार्यकर्ता ही तौर पे है पार्टी के, तो वो अलग अलग चीज़ों पे नज़र रखते हैं और फिर वहाँ के जरिए स्कैन करके, स्क्रीनिंग कहिए, स्कैन मत कहिए उसको, स्क्रीनिंग कहिए, स्क्रीनिंग करके ज़रूरी खबरें आ जाती हैं, और ज़रूरत के हिसाब से फिर उसको डिटेल में देखना की ज़रूरत होगी तो देख लेता हूँ। तो ये मैं उस ट्रैप में नहीं हूँ आज के दिन में। इस देश में बिरले मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो न्यूज़ चैनलों के झांसे में नहीं आते। तो जब ट्रैवल करते हैं, खाली वक्त रहता है, फ़ोन चला रहे, तो क्या करते हैं फ़ोन से? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। जो हमारे पास बहुत सारे PDF आते रहते हैं, जानते हैं लोग कि पढ़ने का सबसे आसान तरीका है मेरे पास, तो उस टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल करता हूँ और थोड़ा बड़ा टैबलेट रखता हूँ जिसमें थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होता है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ रिपोर्ट को, जितने भी तरह के रिपोर्ट हैं,
गवर्नमेंट की रिपोर्ट है या अलग जो थिंक टैंक है, तो उनको रिपोर्टों को मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। किताबों में क्या पसंद है? किताब तो मैं इतिहास का छात्री हूँ, तो मुझे सब कुछ पसंद है। बिहार मैं मुझे तकनीकी का विषय की भी जानकारी रुचि रखने में होती है, इतिहास, संस्कृति, धर्म के बारे में भी रुचि है, अध्यात्म के बारे में भी रुचि है। फिल्म पढ़ने के समय में देखता है, अब नहीं देखता। फिल्म अब नहीं देखते? समय नहीं मिलता, अगर मैं मिलता समय तो जरूर मैं देखता। तो और भी थिएटर में नहीं, नहीं, घर पे नहीं, थिएटर में अगर मौका मिले तो हाँ, सिनेमा हॉल में देखने का आनंद आता है, बड़ी वाली स्क्रीन। अभी छोटा छोटा दिखता है टीवी पर, तो मजा नहीं आता है, चलता ही नहीं। परिवार को कितना समय दे पा रहे हैं? 24 घंटा साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं लोग? महसूस करते हैं कि नहीं, सब लोग अगल बगल में हैं। जो आपका निजी परिवार है, घर में जो लोग हैं, घर की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई अपने काम को लेकर तो व्यस्तता रहेगी, लेकिन परिवार तो महसूस करने का विषय है कि हम मेरे आसपास ही रहते हैं। एक सुरक्षा की भावना और एक बॉन्डिंग, जो निकटता महसूस होती है। हम इस कैंपस में भी हैं, तो मेरे परिवार के लोग हैं, तो हम साथ तो बैठे हैं, अभी लेकिन महसूस तो हो रहा है कि हम परिवार के साथ ही हैं। कहाँ रहते हैं सब लोग? नहीं, बेटा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, बेटी यहाँ पटना पढ़ती है। पिताजी भी पटना गांव आना जाना। तो परिवार के लोग इसे 3 त्रिकोण कहिए, गांव, दिल्ली और पटना के बीच में अब तो आप यात्राएं करनी होती हैं। अभी आप भी दिल्ली में हो गया, आने जाने की मैं 3 दिन से ट्रेन में सोया हूँ। रात भर मैं ट्रेन से यात्रा करता हूँ, दिन में काम करता हूँ। तो आप ट्रेन को तो घर नहीं कर सकते। कल रात में दिल्ली से हम आए, परसों रात में पटना से दिल्ली गए, उससे 1 दिन पहले भी मैं रात को ट्रेन से यात्रा किया रात में। तो ये चलता रहता है। अब तो क्षेत्र का भी ध्यान रखना है, क्षेत्र बड़ा हो गया है। क्षेत्र तो देश है हमारे। हम प्रतिनिधि जरूर बक्सर के हैं, लेकिन हमारे लिए तो पूरा देश है। क्योंकि हम कोई भी ऐसा काम करेंगे तो उसकी देश हित में होता है। कोई अकेले तो बक्सर के लिए अलग से काम नहीं हो पाता। डेवलपमेंट इशूज है, कुछ सड़क ज़्यादा हो सकता है बन जाए, बिजली घर ज़्यादा लग जाए, इंडस्ट्री ज़्यादा लग जाए, लेकिन मेरे काम काज का वो छोटा हिस्सा है। जो बड़ा हिस्सा है, अगर मंडी कानून की लड़ाई थी तो ये बक्सर के लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये बिहार के लोगों की लड़ाई थी, या देश के लिए भी लड़ाई थी। 750 लोगों ने कुर्बानी दिया था दिल्ली में आंदोलन में, इसी बात को लेकर मंडी कानून। तो ये परिणाम जो आते हैं वो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पे आते हैं। क्षेत्र भी उसका एक लाभान्वित होगा उसी जहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वापस उस स्टोरी पे आते हैं। 2014 में तो भाजपा की सरकार आ गई, फिर आपका जो मूवमेंट था वो कैसा चल रहा था? भाजपा के साथ आप 17 तक रहे। तब आप देखेंगे तो लैंड एक्विजिशन बिल के खिलाफ भाजपा के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में लॉ मूव कर दिया किसानों के खिलाफ। जो एक लंबे समय के संघर्ष से कानून बना था, उसके खिलाफ वो चले गए। तो हम लोगों का उससे मन के भीतर उदासीनता हुआ और लगा कि जिस उद्देश्य के लिए सत्ता परिवर्तन हुआ वो सही दिशा में नहीं बढ़ा। एक कॉरपोरेट समर्थक सरकार बनी है और किसानों के लिए जो कहा गया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हम किसानों को पैसा देंगे उत्पाद का, वो भी नहीं हुआ। तो ये जो तमाम हम लोग के जो इशूज थे उस पर भाजपा और के लोग काम नहीं कर पा रहे थे, तो ये उदासीनता रही उधर से। और फिर 17 से राष्ट्रीय जनता दल में वापस आए। 2 साल में पार्टी का काम नहीं किया, 19 में पार्टी में वापस। 17 से 19 आप पार्टी का काम नहीं किया, मैं सामाजिक जीवन में था, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। पार्टी 2 साल हम किसी दल में। और फिर 20 का चुनाव होता है। हाँ, 20 का चुनाव हुआ तो उसमें हम लोग लड़े राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ। प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा इस बार राष्ट्रीय जनता दल का। 8 सीटों के डिफरेंस से लगभग बहुमत छूटा। तेजस्वी यादव इस बार महागठबंधन के चेहरे स्वीकार हो गए। कम्युनिस्ट पार्टियों के आने से हमको लगता है कि बहुत फ़ायदा इस बार मिला महागठबंधन को।
क्या लगता है आपको? स्वाभाविक है, अभी देश की जो राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति है, गठबंधन का दौर है। अकेले कोई राजनीतिक दल अभी सत्ता में नहीं आ सकता। या दिल्ली में भी आप देख रहे हैं, एनडीए एक 42 दलों का एक गठबंधन है, राज्य स्तर पे भी गठबंधन है, उनके विपक्ष के भी गठबंधन है। तो ये गठबंधन का दौर है, इससे लोकतंत्र मजबूत भी होता है। विविधता में एकता एक केवल नारा नहीं है, ये विविधता क्या है, जो पार्टी बनती है विविधताओं के कारण बनती है। और जब तक एकता नहीं होगा पार्टियों के भीतर, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता या विपक्ष की भी ताकत नहीं बढ़ सकती। तो ये गठबंधन है, अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, बढ़िया प्रदर्शन हुआ है, आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस बार को लेकर के क्या स्वरूप है, क्या बातें चल रही हैं, क्या तैयारी है? क्योंकि पिछले बार चिराग पासवान का अलग लड़ना जदयू के लिए एक मेजर डैमेज हुआ, जिसका फायदा महागठबंधन को मिला। इस बार तो मुश्किल होने वाली है, क्यों? आप देखेंगे आंकड़ों के आईने से, तो 2019 में हम एक सांसद थे, 2020 में जब हम लोग एमएलए का चुनाव हुए तो हम लोग तो बहुमत के करीब थे, एक सांसद। एनडीए जो 2025 में है वही एनडीए 2019 में था। 2020 में एनडीए का बिखराव हुआ, लेकिन हम एक सांसद से हम वहाँ तक पहुँचे। अब 24 में आते हैं, तो 19 में जो एनडीए था चिराग, वो 24 में तो भाजपा के साथ थे, 19 में भी चिराग भाजपा के साथ थे, 24 में भी चिराग भाजपा के साथ थे। तो उस समय हम एक जीते, इस बार हम कितना जीते? 10 जीते। तो चिराग कोई फैक्टर नहीं है हमारे लिए। हाँ, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अंतर है। हम एक से जीते तो हम बहुमत के करीब गए, हम 10 जीते हैं तो हम बहुमत पर आएंगे, तय है। ठीक है, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। आपको भी लगता है कि जनता में अब एनडीए को लेकर असंतोष समय के साथ साथ बढ़ गया, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजरा है? आप 20 साल के परफॉर्मेंस को देख लो, बजट या विकास को, तो उनके आंकड़े हैं, जो आर्थिक सर्वे है उसके आंकड़े को देख लो। बहस विधानसभा के भीतर किस स्तर का वो मैं नहीं जानता, और बहस को कैसे डिरेल किया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा, भ्रामक राजनीतिक इतिहासों को दिखा करके मूल सवाल से भटकाव पैदा किया जाता है। 2005 में जो राष्ट्रीय औसत था प्रति व्यक्ति आय, उसके मुकाबले बिहार के लोग 32.5% कमा रहे थे। 2005 में अगर राष्ट्रीय औसत पे 100 रुपया लोग कमा रहे थे, तो बिहार के लोग 32.5 रुपया कमा रहे थे, एक तिहाई कम। 2020 में 25 में माने 20 साल बाद अगर देश के लोग 100 रुपया कमा रहे हैं तो बिहार के लोग 31 रुपया कमा रहे हैं। मतलब हम राष्ट्रीय औसत से नीचे चले गए। अगर हम देखें कि हम राष्ट्रीय औसत के बराबर जाने के लिए नीतीश कुमार हमेशा जो डबल इंजन के नाम पर भाजपा के साथ रहे, तो बिहार को कहाँ फायदा मिला? ठीक बात है। जब हम 3 गुना रफ्तार से जब हम आगे बढ़ेंगे जीडीपी, तब ना हम राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचेंगे। लेकिन हम तो राष्ट्रीय औसत से अभी भी पीछे हैं। ये तो बात आप स्थिर मूल्य पर देखें तो 5.9% की दर से भारत बढ़ रहा है और बिहार 5.1% की दर से बढ़ रहा है। मतलब हम और पीछे जा रहे हैं। तो फिर डबल इंजन किधर है? रफ्तार धीमी है। और नीतीश कुमार इसका आरोप 5 साल 2005 के पहले वाली बात पे लगाते हैं। खूब चर्चा भी हो रही है कि 2005 के पहले क्या होता था। क्या ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल को लालू शासन में हुए करप्शन और जंगल राज का बैगेज भारी पड़ रहा है आज? आज 1990 में जब हम आए राष्ट्रीय जनता दल के लोग बिहार की सरकार में, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, तो जो कांग्रेस की सरकार ने हमको देकर गए थे विरासत में बजट
और इंफ्रास्ट्रक्चर, उस 90 से लेकर 2005 के भीतर कौन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया? कोई बिल्डिंग बनाया हो, कोई फैक्ट्री लगाया हो, हमने तोड़ दिया, या हमारा बजट कम हो गया हो। हम 5,000 पर बजट उठाए थे 90 में, और 15 साल में हमने उसको 30,000 पर छोड़ा, तो बढ़े ही हम, घटे तो नहीं। पर देश का जो रफ्तार था उससे हम कम नहीं हुए, जो रफ्तार था देश का, हम उसी रफ्तार में हम भी आगे बढ़ रहे थे। अगर बिहार में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये देश जब बढ़ा तो उसका हिस्सा बिहार को मिला। उस समय छोटी इकोनॉमी थी तो छोटा पैसा बिहार को मिलता था। देश की इकोनॉमी बड़ी हो गई, मनमोहन सिंह ने कर दिया, तो उसका एक बड़ा हिस्सा हमको मिलता है। ऐसा नहीं है कि उस समय जो मिलता था उससे ज़्यादा परसेंटेज के रूप में मिलता हो, ऐसा नहीं है। वो तो फिक्स फार्मूले हैं फाइनेंस कमीशन के। 42% उस समय भी हमको मिलते थे, 42% आपके भी ज़माने में मिलता है। तब का बजट उस समय छोटा था, अब का बजट दिल्ली का बड़ा हो गया तो हमको ज़्यादा पैसा मिलता है। ये बात ठीक है, पर फिर भी बिहार को में यूपी को एक जंगल राज का दर्जा दिया गया। साधु यादव, सुभाष यादव आज कह रहे सुभाष की सीएम हाउस से किडनैपिंग होती थी। जंगल राज के प्रतीक के रूप में जिन लोगों का नाम बिहार याद रखता है उसका उन व्यक्तियों का आप नाम दिया है, और वो आज कहाँ है? वो तो लोजपा में है ना, जो बयान दे रहे थे नेताजी। तो जंगल राज के प्रतीक को लोजपा में क्यों ले लिया, एनडीए क्यों ले लिया? पहले गांव देहात में या पुलिस करती थी कि जब दुर्घटना हो जाता था तो उसमें एक चोर को क्योंकि सबूत नहीं मिलता था तो सरकार उसको वादा माफ़ी गवाह बनाती थी कि भाई तुमको माफ़ कर देंगे, फलाना फलाना बात कह दोगे उनके खिलाफ तो तुमको हम छोड़ देंगे। तो ये जो नेताओं की बात कर रहे हैं, जो गुनाहगार लोगों की बात कर रहे हैं, उसी तरह से लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दर से आजकल अपने को पाक साफ घोषित कर रहे हैं। लेकिन एक डर तो है ना 2005 के पहले की स्थिति का। पुलिस कहती है कि हमारी शक्तियों को कमजोर कर दिया गया, व्यापारी वर्ग बिहार छोड़ के चला गया। जब 2020 में रिजल्ट आरजेडी और महागठबंधन के फेवर में आप एक पत्रकार के तौर पे आप कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करें, आरोप लगाने से नहीं। जो लोग राजनेता के तौर पे आरोप लगाते हैं उनका काम है पक्ष विपक्ष, लेकिन जब आप डायलॉग में हैं तो साक्ष्य लीजिए। पुलिस कौन पुलिस कह रही है कि 2015 से 5 से पहले हमको काम नहीं करने दिया गया? कोई एक व्यक्ति बता दें। अगर कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति ट्रांसफर पोस्टिंग की नाराजगी में इस तरह का बयान देगा तो 10 पुलिस के अधिकारी कहेंगे कि नहीं इंटरफेरेंस पिछली सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्री कम इंटरफेरेंस करते थे, अब ज़्यादा करते हैं। 10 अधिकारी पुलिस के उस समय के व्यापारी आर्थिक कारणों से बिहार पिछड़ गया। फ्रेट इक्वलाइजेशन जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें लागत स्थानीय व्यापारियों के व्यापार में बढ़ जाने से वो यहाँ से पलायन किए। इसका कारण कोई बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था। आप जिसको कह रहे हैं 20 साल से कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जो मैं मानता नहीं, क्योंकि डेटा कहते हैं, आपने जो कहा है साक्ष्य जो कहा है, फिर भी अगर मान लें कि आप ठीक कह रहे हैं तो फिर 2005 और 2020-25 20 सालों में बिहार में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, कोई नया निवेश आया। उस समय हमारे पास जितनी इंडस्ट्री थी, बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के उस आंकड़े को देखो कि पहले के मुकाबले जो सक्रिय इंडस्ट्री कम हुई, 8,000 करोड़ का केवल निवेश आया है 20 साल में। उससे पहले ज़्यादा निवेश है बिहार, क्योंकि बिहार को अब 2 हिस्से में बट गया, इसीलिए थोड़ा
कंपेयर करने में कठिनाई होती है आंकड़ों में, क्योंकि 20,000 झारखंड एक था उस समय। अब चूंकि झारखंड बट गया है, इसलिए थोड़ा आंकड़ों को पिछले और अभी के वर्तमान के आंकड़ों से मैच कराने में थोड़ी कठिनाई होती है। क्राइम देखिए, हम लोग तो काफी छोटे थे उस समय, स्टिल किडनैपिंग उद्योग, किडनैपिंग का टेंडरिंग, मतलब एक माहौल तो है जो लोग बात करते हैं कि पहले ये चीज़ें बहुत आम थी और अब कंट्रोल हुआ है। हालांकि एनसीबी का आंकड़ा तो दिखा रहा है कि क्राइम अभी भी कम नहीं है, लेकिन क्या इस बात को ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया कि लालू के राज में? मीडिया के एक बड़े धड़े के द्वारा एक नैरेटिव बना गया, आंकड़ों को प्रचारित किया गया। आज प्रति लाख से 2 गुना ज़्यादा अपराध है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट में, फिर भी मीडिया कोई उस पर नजर नहीं करती, क्योंकि जो लोग हैं जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन में पिछड़ गए, जो आगे चले जाएंगे, उनसे ईर्ष्या भाव में इस तरह की बातों को प्रचारित किया गया। इसके सिवा और कुछ नहीं था। इससे बिहार का नुकसान हुआ, भारत कुछ व्यक्तियों का फायदा हुआ, चंद लोग सत्ता में आ गए और या पोस्टिंग पा गए, लेकिन बिहार का तो नुकसान किया ही नहीं। तो अब बहुमत क्यों नहीं आ रहा है? 20 में तो आप रह गए ना, अभी 25 आने वाला है, तो पहले 20 बताते हैं कि ठीक है, अगर जस्टिफाई आप कर दिए तो सरकार बनाते हुए रह क्यों जा रहे, क्यों नहीं बहुमत का आंकड़ा पार हो जा रहा है? ये गठबंधन का दौर है, यहाँ कोई सीधे आज दावा नहीं कर सकता कि हम अकेले दम पे सरकार बनाते। मोदी भी समरस समाज का निर्माण, सांप्रदायिक मुक्त समाज, ये हमारे लिए पूरे योजना है। सत्ता में हम थोड़ा लेट से भी आएंगे, इसकी चिंता नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो बिखरते नहीं। बाकी जो दल है बिहार में, वो सत्ता लोभी दल है, वो सत्ता के आसपास ही उनका दल चलता है, सत्ता खत्म की उनका दल ही खत्म हो जाता है। तो ये सुविधाओं की राजनीति बिहार में परिवर्तन को रोकी है। यह बात बिहार की जनता को समझने में 20 साल लगा, लेकिन अब एक सर्वानुमति है कि ये जो लोग गठबंधन बनाते हैं, कोई इधर से उधर जाकर के उधर से इधर आते हैं, ये सत्ता लोभी लोग हैं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी इस बात में पूरा भरोसा है कि अगर 25 में महागठबंधन की सरकार आती है तो बिहार के हालातों को आप बदलेंगे? हम पहले भी बदले और हम सामाजिक न्याय को जंगल राज के रूप में परिभाषित करने वाले लोगों के लिए हम उनके मानसिक दिवालियापन के में बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहते। जो सामाजिक न्याय को सामाजिक परिवर्तन को उन्होंने जो कहने वाले लोग जो हैं कि जंगल राज है, वो मानसिक दिवालियापन के सिवा कुछ नहीं है। हम उनके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते। सामाजिक न्याय की जो हमारी जो लक्ष्य थे, हम सिर्फ 80-90% तक पहुँचे हैं, और चूंकि समाज में परिवर्तन सतत होगा, एक स्पीड है वो होगा ही, तो उसके जरिए हम ऑटो मोड में है, वो हो जाएगा। हम नहीं भी रहेंगे सत्ता में, लेकिन वो हम ऑटो पायलट में डाल चुके हैं सामाजिक न्याय को। जो रहेगा उसको डिनाई नहीं करेगा, वो देश के कोई भी काम। लेकिन आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई अभी शुरू करना है, ये आएंगे तो बात न्याय। आपकी बात जैसे कृषि मंत्री रहते हुए नहीं सुनी गई, आपको छोड़ना पड़ा, पर क्या इंडिया अलायंस आपके मुखर वक्तव्य को स्वीकार करने को रेडी रहेगा? इंडिया अलायंस ने तो चुनाव ही लड़ा था एमएसपी की मिनिमम गारंटी प्राइस को लेकर, मतलब मुद्दों पर डिपेंड होगा कि भूमि अधिग्रहण पे भी सरकार इंडिया ब्लॉक में हम मुद्दों के आधार पर कोई मेरे अलग मुद्दे नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसमें हमारे जैसे हजारों लाखों लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पद उनका छोटा बड़ा हो सकता है, वो मुद्दे नहीं खत्म हो जाएंगे। कल सुधाकर सिंह किसी सत्ता के लोग दल बदल में पद पर चले जाए तो क्या ये पूरा मूवमेंट खत्म हो जाएगा? नहीं। ये जो मसाल वाहक लोग हैं, ध्वजा वाहक लोग हैं, बैटन ट्रांसफर है, हमारे गिरते ही दूसरा उसको उठा लेगा। मिसाल को मान लीजिए हम किन्हीं कारणों से रिटायरमेंट ले लें, या हमारे किन्हीं कारणों से मेरी मौत हो गई, तो क्या ये मूवमेंट बंद हो जाएगा? नहीं,
उसका नेता नया आ जाएगा चुन कर। और हमसे बड़े नेता हैं इस मूवमेंट में, लोग एक से बड़े बड़े नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आपके पिताजी, अभी कैसा है स्वास्थ्य उनका? क्योंकि जब वो कार्यालय पर थे तो एक अच्छा माहौल, एक डिसिप्लिन, कभी डांटना कभी फुचकारना मीडिया को भी एक लगा रहता था। अभी वो नहीं है तो हमको लगता है कि आरजेडी को भी इसकी कमी जरूर महसूस हो रही हो। स्वाभाविक है, किसी के घर में बुजुर्ग जो होते हैं उस आस्था के प्रतीक होते हैं। शक्ति के प्रतीक तो नहीं होते बुजुर्ग, लेकिन आस्था के प्रतीक होते हैं। उनकी किसी की भी अनुपस्थिति बुजुर्गों का परिवार को लंबे समय तक सालता है। अस्वस्थता एक कारण है उनका नहीं आने का, लेकिन धीरे धीरे नए पीढ़ी के लोग उस जगह को भरने का प्रयास करेंगे। जो मापदंड स्थापित हुए हैं उसको आगे ले जाएंगे नई पीढ़ी के लोग, यह सभी को उम्मीद है। सो तो एक अच्छी चर्चा हमारे बीच हुई। उम्मीद है कि जो मेरे मन के लगभग बातें थी वो हमने आपसे पूछ लिया है। कुछ बचेगा तो फिर हम लोग बैठेंगे और ऑडियंस भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देगी। 25 में अब देखना है क्या होता है। आप भी उस रण में लगे हैं, अपनी पार्टी अपने गठबंधन को आगे ले जाने में। सामने वाला गठबंधन भी मजबूती से लगा है। तो इस इंटरव्यू में बस इतना ही। आपने इतना समय दिया हमको अपने व्यस्त शेड्यूल से, आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत धन्यवाद कि आप इतने धैर्य से बहुत ही अच्छे तरह से सवाल आपने किए, जो आज के ज़माने में नहीं हो पाता है। जब सही सवाल नहीं हो तो सही जवाब भी नहीं जाते। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आपके यूट्यूब चैनल को बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको भी पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, प्रतिक्रिया और सवाल जरूर लिखें। जैसा इस इंटरव्यू के सार में है कि एक आर्थिक आंदोलन, एक सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत हर वक्त बनी रहती है ताकि जो सरकारें हैं वो ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम कर सकें। तो उम्मीद है कि आप भी उससे प्रोत्साहित होंगे और अपने कंफर्ट जोन से निकलने का भी प्रयास कर सकते हैं, बाकायदा आपके जीवन पर उसका दुष्प्रभाव न पड़ जाए। तो शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। कैमरे के पीछे साहिल है, उनका भी बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।